दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में अध्याय 1 पर चर्चा की। आज हम अध्याय 2 पर चर्चा करेंगे। अध्याय 2 है मानव तंत्र। मानव तंत्र, तो हम तंत्र के ऊपर बात करते हैं। तंत्र किन किन से मिलकर बना हुआ है? तंत्र कोशिका, ऊतक, अंग से मिलकर बना हुआ है। तो हम पहले कोशिका के ऊपर बात कर लेते हैं। कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती हैं। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं, जैसे पेशी, अस्थि। अब हम बात करते हैं ऊतक पर। दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर किसी कार्य के संपादन हेतु, किसी कार्य को पूरा करने के लिए विशेष क्रिया करते हैं। ऊतक का समूह अंग का निर्माण करता है, जैसे आमाशय, यकृत इत्यादि। अंग, शरीर के विभिन्न अंग एक साथ समूहित होकर किसी एक विशिष्ट क्रिया का संपादन करते हैं। और अंग का जो समूह होता है वो तंत्र का निर्माण करता है, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। सभी तंत्र एक साथ सम्मिलित होकर मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो यह बात तो हो गई कि मानव तंत्र क्या है। अब हम बात करते हैं पाचन तंत्र के ऊपर। पाचन तंत्र यानी कि मनुष्य का पाचन तंत्र। तो पहले हम पाचन के ऊपर बात कर लेते हैं कि पाचन क्या होता है। पाचन वह प्रक्रियाएं हैं जिसमें भोजन के बड़े एवं जटिल अणुओं को सरल एवं घुलनशील अणुओं में तोड़ा जाता है, जो आंत्र उपकला द्वारा आसानी से अवशोषित हो सके। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनका आसानी से अवशोषण हो, उसके लिए इनको सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। मनुष्य का पाचन तंत्र दो घटकों से मिलकर बना हुआ है। पहला आहार नाल, दूसरा पाचक ग्रंथियां। तो हम आहार नाल के जो भाग हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक लंबी फैली हुई होती हैं, जो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती हैं। इसे पोषण नाल भी कहते हैं। आहार नाल के निम्न भाग या निम्न अंग मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, जिसे हम गुदा कहते हैं। अब हम बात करते हैं मुख के ऊपर। मुख जो होता है हमारा, ऊपरी व निचली होठों से घिरा हुआ अर्धचंद्राकार छिद्र होता है। मुख आगे की ओर मुख गुहिका में खुलता है। मुख गुहिका का ऊपरी भाग तालु कहलाता है। तालु के अधर तल पर एक पेशीय जीवा यानी कि जीभ पाई जाती है, जो कि जीवा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी होती हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जो स्वाद का ज्ञान कराती हैं हमें कि तीखा है, चरका है, मीठा है, कड़वा है, फीका है। मुख पर दो जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा अचल, निचला जबड़ा चल। दोनों जबड़ों में 32 दांत पाए जाते हैं, जो एक सांचे में स्थित होते हैं। सांचे को मसूड़ा कहा जाता है। मसूड़ा और जबड़े की जो स्थिति होती है दांत की, उसको ग्रथ दंती कहा जाता है। और मानव में 2 बार दांत की व्यवस्था पाई जाती है, जैसे कि दूध के दांत और अस्थायी दांत। अगर हम दूध के दांत की बात करें और अस्थायी दांत की बात करें, तो दांत दोनों मिला के 4 प्रकार के होते हैं। पहला, कर्तंक। सबसे आगे के दांत
जो कुतरने व काटने का कार्य करते हैं भोजन को, यह 6 माह की उम्र में निकलते हैं। रत्नक दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, जो 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2-2 दांत पाए जाते हैं, जो कि 10 से 11 वर्ष की उम्र में 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं और मांसाहारी पशुओं में ज्यादा विकसित होते हैं। अब हम बात करते हैं अग्रचर्वणक दांत के ऊपर। भोजन को चबाने में तो सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4-4 दांत पाए जाते हैं, जो 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। अंतिम दांत है हमारे चर्वणक दांत। भोजन चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6-6 दांत पाए जाते हैं और ये पहली बार 12 से 15 वर्ष की आयु में आते हैं। अब हमारी बात आगे आती है ग्रसनी पर। जो मुख गुहिका व ग्रसिका के बीच होती है, वो होती है यहाँ पर। मुख गुहा के आगे का भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी से होकर भोजन आहार नाल तथा वायु ग्रसनी से होकर भोजन आहार नाल से होता हुआ ग्रसिका में जाता है। ग्रसनी किसी भी सूरत में भोजन को श्वास नाल या वायु नाल में प्रवेश नहीं करने देती है। अब हम बात करते हैं ग्रास नली या ग्रसिका के ऊपर। यह ग्रसनी से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करके आमाशय से जुड़ी हुई होती हैं। इसका मुख्य काम होता है भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। यह एक संकरी पेशी नली है जो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी भित्ति में निम्न स्तर पाए जाते हैं। पहला, श्लेष्मा ग्रंथि। ग्रंथि से स्रावित श्लेष्म भोजन को लसदार बनाना। दूसरा, सिरोसा। ग्रसिका भोजन को कर्मानुकुंचन गति द्वारा ग्रसनी से आमाशय में पहुंचाती है। ग्रास नली के शीर्ष के ऊपर एक पल्ला पाया जाता है जिसे हम गाठी ढक्कन कहते हैं। वो पल्ला यहां पर पाया जाता है। यह एपिग्लोटिस कहलाता है। भोजन को निगलने के दौरान यह गाठी ढक्कन बंद हो जाता है तथा भोजन को श्वास नाल में प्रवेश नहीं करने देता है। जब हम भोजन निगलते हैं मुख गुहिका से ग्रास नली में जाता है, तब यह गाठी ढक्कन वायु नाल को बंद कर देता है ताकि भोजन वायु नाल या श्वास नाल में प्रवेश ना कर सके। अब हम बात करते हैं आमाशय के ऊपर। अगला भाग क्या है हमारा? आमाशय। आमाशय आहार नाल का ग्रास नली के आगे का भाग होता है, जो एक पेशीय ज आकार की संरचना है। कौन सी? ज आकार की संरचना होती है। यह एक लचीला अंग होता है जो 1 से 3 लीटर तक आहार को धारित करता है। कितना? 1 से 3 लीटर। कार्डियक या आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला भाग है कार्डियक या जठरागम भाग। यह बाह्य बड़ा भाग है जहां से ग्रसिका आमाशय में प्रवेश करती है। जठर निर्गमी भाग आमाशय का दाहिना छोटा भाग है जहां से आमाशय छोटी आंत से जुड़ा होता है। अंतिम भाग फंडिस भाग। यह दोनों भागों की मध्य की संरचना है
यह मध्य पट के ठीक नीचे उपस्थित होता है। आमाशय में दो ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली जठर ग्रंथि। कौन सी? जठर ग्रंथि, जो जठर रस को स्रावित करती हैं। इस जठर रस में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। पहली जाइनोजन कोशिकाएं, ये पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती हैं, जो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती हैं, जो प्रोटीन का पाचन का कार्य करता है। दूसरा है अम्लजन कोशिका, यह HCl का स्त्रावण करती है। HCl भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणुओं व अन्य रोगाणु को नष्ट करता है और भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। दूसरा है जठर निर्गम, यह श्लेष्मा का स्रावण करती है और श्लेष्मा आमाशय की भित्ति का रक्षा का कार्य करती है। आमाशय की जो भित्ति होती है उसकी रक्षा का कार्य करती है, क्योंकि HCl ये एक इतना खतरनाक अम्लीय माध्यम है जो अगर हमारे शरीर पर गिर जाए तो जला देता है। तो आमाशय तो एक हमारा शरीर का अंग है, तो उससे आमाशय जल सकता है, नष्ट हो सकता है। तो उससे आमाशय की भित्ति की रक्षा श्लेष्मा करती है। अब हम बात करते हैं जो आमाशय के दोनों तरफ भाग हैं, उनके ऊपर दो अवरोधनी पाई जाती हैं, स्वर्णी पेशियां। ये भोजन सामग्री होती है, उनके आने जाने के क्रियाओं को नियंत्रित करती है। पहली है ग्रास नलिका अवरोधनी। ग्रास नलिका अवरोधनी जो आमाशय का अम्लीय माध्यम में जो भोजन है उसको ग्रास नलिका में जाने से रोकती है, यहाँ पाई जाती है। दूसरी है जठर निर्गम्य अवरोधनी, यह आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है। यह आमाशय से छोटी आंत में जो भोजन जाता है, भोजन निकास होता है छोटी आंत के लिए, उसको नियंत्रित करती है कि कितना पहुंचाना है, कितना नहीं पहुंचाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं छोटी आंत पे। छोटी आंत आमाशय के जठर निर्गम भाग से शुरू होती हैं और बड़ी आंत पर खत्म होती हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ बड़ी आंत पर खत्म हो रही है। पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है, छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर। और आहार नाल का ये छोटी आंत जो अंग है वो भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण छोटी आंत के अंदर ही होता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ग्रहिणी, जो आमाशय से जुड़ा हुआ होता है और यू आकार का होता है। कौन से? यू आकार का। यह आपको यू आकार दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यू आकार, ये ग्रहिणी का भाग है। ठीक है, छोटी आंत का पहला एवं सबसे छोटा भाग है जो भोजन के रासायनिक पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला है अग्र क्षुद्रांत। यह छोटी आंत का मध्य भाग है जो कुंडलित होता है, जिसे जेजुनम कहते हैं। यह ग्रहिणी में पाचित आहार का अवशोषण किया जाता है। अग्र क्षुद्रांत के अंदर जो पाचित आहार होता है उसका अवशोषण किया जाता है और यहाँ पर जो अवशोषण होता है वो विशेष प्रकार की कोशिकाएं करती हैं। उन कोशिकाओं को आंतर कोशिकाएं कहा जाता है।
अग्र क्षुद्रांत का भाग आपको बता देता हूँ, यह भाग कहलाता है अग्र क्षुद्रांत का भाग। ठीक है, अब आता है क्षुद्रांत। यह छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है, इसे इलियम कहा जाता है। यह भाग, यह छोटी आंत का जो भाग दिख रहा है ना वो, ठीक है, यह भाग उन पोषक तत्वों विशेष रूप से पीत, लवण व विटामिनों का अवशोषण करता है जो अग्र क्षुद्रांत में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। ठीक है दोस्तों, छोटी आंत की भित्ति में 4 ऊतकीय स्तर होते हैं जिसमें अंगुली के समान रंध्राकुर पाए जाते हैं। इस तरह के रंध्राकुर पाए जाते हैं। रंध्राकुरों से पाचन एवं अवशोषणकारी सतह बढ़ जाती है। ग्रहणी की आदर्श श्लेष्मिका में कुंडलित ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें बूनर ग्रंथियां कहते हैं। रंध्राकुरों में कलश कोशिकाएं व पेनेट कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत पर। बड़ी आंत, क्षुद्रांत आगे बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। इसमें कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो छोटी आंत से, जो अपनी छोटी आंत है उसके अंदर जो अपाचित भोजन रह गया है वो बड़ी आंत के अंदर किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत करके पाचन में मदद करता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। यह बड़ी आंत है जो खनिज लवणों व जल का अवशोषण करती हैं और अपाचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करती हैं। मनुष्य में बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, ये आप देख सकते हो। पहला भाग है अपना अदांत्र अथवा अंधनाल, यह भाग। ठीक है दोस्तों, यह भाग क्षुद्रांत से जुड़ा हुआ होता है। क्षुद्रांत से आने वाले पाचित आहार रस का अवशोषण करता है तथा शेष बचे अपशिष्ट को आगे बदांत्र में पहुंचा दिया जाता है। अंधनाल के प्रथम भाग से थोड़ा नीचे, अंधनाल के प्रथम भाग से थोड़ा नीचे भीतर की ओर 4-5 इंच की, कितनी? 4-5 इंच की लंबी नली आकार की एक अंग निकला होता है जिससे कर्मी रूप परिशेषिका कहा जाता है। यह देख सकते हो आप, इसके अंदर परिशिष्ट बताया गया है। अब हम दूसरे भाग की बात करते हैं, वेदांत्र, जिसे हम कोलन कहते हैं। बड़ी आंत में अंधनाल के आगे का भाग वेदांत्र कहलाता है। यह उल्टे यू आकार का होता है। कौन से? उल्टे यू आकार का। ठीक है, यह 1.3 मीटर लंबी नलिकाएं होती हैं। वेदांत्र को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला आरोही वेदांत्र जो करीब 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। दूसरा अनुप्रस्थ वेदांत्र करीब 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। अवरोही वेदांत्र करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिकाएं होती हैं। सिग्माकार वेदांत्र करीब 40 सेंटीमीटर लंबा होता है।
अंतिम भाग बड़ी आंत का मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है जो करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेमी वाले भाग को गुदा नाल कहा जाता है। अंतिम 3 सेमी वाले भाग को ये भाग ये दिख रहा है आपको गुदा नाल। गुदा नाल मल द्वार के रास्ते बाहर खुलता है। मल द्वार पर आकर आहार नाल समाप्त होती है। गुदा नाल में 2 स्वर्णी पेशियाएं पाई जाती है, बाह्य और अंतःस्वर्णी पेशियाएं, जो पाचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात शेष रहे अपशिष्ट पदार्थ, पाचित आहार का तो अवशोषण हो जाता है और जो बाद में बच गया अपशिष्ट पदार्थ उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को स्वर्णी पेशियाएं नियंत्रित करती हैं। अब हम बात करते हैं हमारी पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी है। हमने अंग के ऊपर तो बात कर ली, अब पाचक ग्रंथियां के ऊपर बात करते हैं। तो मानव तंत्र के अंदर प्रमुख 3 पाचक ग्रंथियां हैं, लाल ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। आप देख रहे हो कि लाल ग्रंथि कहाँ है, कैसी है जो, ठीक है। लाल ग्रंथि मुंह में लार उत्पन्न करती है। लार एक सीर्मित तरल तथा एक चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। तरल भाग भोजन को गीला करता है तथा श्लेष्मा लुब्रिकेट के तौर पर कार्य करता है। लाल का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना। जो भोजन में स्टार्च होता है उसका मुख गुहा में पाचन शुरू कर देता है लार। भोजन को चीकना व घुलनशील बनाता है। दांत, मुख गुलिका व जीभ की सफाई करता है। लाल ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। पहली कर्णपूर्व ग्रंथि, यह ग्रंथि आप देख रहे हो, कर्णपूर्व ग्रंथि। यह सीर्मित तरल का स्त्रावन करती है जो गालों में पाई जाती है। दूसरी है अवचिबुकीय या अधोजंब, एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें तरल तथा श्लेष्मिक स्त्रावण होता है। अंतिम है अधोजीवा ग्रंथि, जीवा के नीचे पाई जाती है तथा श्लेष्मिक का स्त्रावण करती है। ये तो अधोजंब ग्रंथि हो गई, यह अधोजीवा ग्रंथि हो गई, ठीक है। अब हम अग्नाशय पाचक ग्रंथि की बात करते हैं। आपको दिख रहा होगा यह अग्नाशय है। एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी हार्मोन, इंसुलिन व ग्लूकेगॉन तथा बहिस्त्रावणी अग्नाशयी रस का स्त्रावण करती है। यह ग्रंथि यकृत ग्रसनी तथा तीली से घिरी होती है। 6 से 8 इंच लंबी तथा यू आकार की होती है। इस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित एंजाइम आंतों में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। अब हमारे पास अंतिम पाचक ग्रंथि रही यकृत। यकृत मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण ग्रंथि है। यह मध्य पट के नीचे स्थित लगभग
त्रिकोणाकार अंग है। इसका अधिकतम वजन दाईं ओर होता है। यकृत को सामने से देखने पर दो भागों में दिखती है हमें। अगर हम यकृत को अगर सामने से ध्यान से देखें तो दो भागों में विभक्त दिखती है। एक दाईं पालिकाएं, दूसरी बाईं पाली। ठीक है। यकृत करीब 1 लाख छोटी षटकोणीय संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयों जिन्हें यकृत पालिकाएं कहा जाता है से निर्मित है। यह ग्रंथि पित्त का स्त्रावन करती है। यकृत पित्त का स्त्रावन करती हैं, जो पित्त यकृत वाहिनी उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में चला जाता है। यकृत से पित्त का स्त्रावन होता है, पित्त पित्ताशय में चला जाता है पित्त वाहिनी द्वारा। पित्ताशय यकृत के अवतल में स्थित होता है। यह पित्ताशय अवतल में स्थित होता है। पित्ताशय पित्त का भंडारण या संचय करता है। यहाँ से पित्ताशय नलिका द्वारा पित्त ग्रसनी में चला जाता है, जो आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो पाचन रस को स्रावित करने वाले अंग है, ग्रंथि है, उनके स्रावित एंजाइम कौन कौन से हैं, उनके कार्य कौन कौन से हैं, उनका कार्यस्थल क्या क्या है, वो हम देख लेते एक बार। ठीक है दोस्तों, तो पहले पाचन रस को स्रावित करने वाला पहला अंग है लार ग्रंथि। इसमें स्रावित एंजाइम टाइलिन या एमिलेज है। कार्य पॉलीसेकेराइड यानी स्टार्च ग्लाइकोजन को छोटे पॉलीसेकेराइड जैसे माल्टोज में परिवर्तन करना। कार्यस्थल मुख गुहा। आमाशय जो जठर रस होता है, पेप्सिन व रेनिन। कार्य प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना, कैसिन को पैराकैसिन में बदलना। कार्यस्थल आमाशय। अग्नाशय रस स्रावित एंजाइम एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लियेज। तो एमिलेज स्रावित एंजाइम है, उसका होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलना, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना, वसा को वश्य अम्ल में बदलना, डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलना। यह सभी कार्य छोटी आंत के अंदर होता है। ठीक है। अब आते हैं आंत्य रस, जो आंत्र द्वारा जो रस स्रावित होता है। माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, डाइपेप्टाइड्स, फॉस्फेट्स। इसके अंदर कार्य होते हैं माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलना, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलना, वसा को वश्य अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलना, न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड व शर्करा में बदलना, डाइपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलना, न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन क्षार व राइबोज में बदलना। यह कार्य होता है छोटे आंत्र के अंदर। अब हमारा अंतिम है यकृत। इसका स्रावित एंजाइम है पीत लवण। कार्य वसा वश्य अम्ल। छोटी आंत कार्यस्थल है। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक पाचन तंत्र कंप्लीट हुआ है। आगे हम बात करेंगे अगले तंत्र के ऊपर, जो भी है उसके ऊपर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, कोई बात समझने लायक हो और समझ में आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका जवाब आपको मिल जाएगा कि इसका उत्तर क्या है, यह कैसे क्या होता है। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका।